तलबा, हमारा आज का टॉपिक एजुकेशन रिसर्च के हवाले से, जिसमें हम नीड्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करते हैं? सबसे पहले तो जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के जरिए से सबसे अहम जो काम होता है वो करंट प्रैक्टिसेस यूज हो रही होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव जो करना है उसके लिए बुनियादी तौर पर रिसर्च का सहारा लिया जाता है। आप कोई भी तरीका अख्तियार कर रहे हो, देयर इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग बीइंग यूज्ड इन क्लासरूम सेटिंग्स। वहां पे लेक्चर मेथड भी होगा, वहां पे प्रोजेक्ट मेथड भी होगा, वहां पे एक्टिविटी मेथड भी होगा, वहां डेमोन्स्ट्रेशन होगी, वहां डिस्कशन होगी। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन क्लासरूम। आपको टीचर चाहता है कि मैं देखना चाहूं कि कौन सा मेथड जो है मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। सो ऐसी सूरत में जब टीचर कोई भी डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेगा और किसी नतीजे पर पहुंचेगा, तो उसकी ये जो प्रैक्टिस होगी ये रिसर्च कहलाएगी। अब रिसर्च करने के बाद वो जिस भी नतीजे पर पहुंचा कि जिसके जरिए से वो अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करेगा, अपनी उस करंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेगा, करंट प्रैक्टिसेस को बेहतर करेगा और बेहतर से बेहतर तलबा को बताने की और पढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारे पास जो जदीद तरीका है तदरीस आते हैं तो वो रिसर्च के जरिए से ही आते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग है, लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड है। सो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, और लर्निंग बाय इमिटेशन, और लर्निंग बाय इनसाइट, और लर्निंग बाय डूइंग, ये जितने मेथड ऑफ लर्निंग हमारे पास आए इनके पीछे रिसर्च इन्वॉल्व। उसके बाद एड्स द नॉलेज। रिसर्च का दूसरा जो आम फंक्शन आप कह सकते हैं वो इल्म के अंदर इजाफा है। जब आप रिसर्च करते हो तो आपके पास न्यू फैक्ट्स आते हैं, आपके पास न्यू नॉलेज आता है, आपके पास न्यू प्रिंसिपल्स थ्योरीज आती हैं। वो तमाम के तमाम जो है वो आपके नॉलेज के अंदर, आपके इल्म के अंदर इजाफे का बायस बनते हैं। ना सिर्फ इजाफे का बायस बनते हैं बल्कि इल्म के अंदर कहीं ना कहीं जो कमी और कोताही, जो गैप रह गया, उसको भी पूरा करते हैं। जितने भी एजुकेशनल फील्ड के अंदर हैं, जो इल्म के मैदान में कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस है, जो गैप है, वो रिसर्च के जरिए से कवर अप होती हैं। नॉलेज को तो एक्सपेंड, जैसे एड्स द नॉलेज सो एज टू एक्सपेंड द नॉलेज। जहाँ इल्म में इजाफे के बायस बार है, जहाँ इल्म में एक तरह से इजाफा है, वहीं उसी इल्म को और ज्यादा उसका जो एरिया है उसको स्कोप करने में रिसर्च जो है वो हेल्प आउट करती है। और ना सिर्फ हेल्प आउट करने में बल्कि हम उसी नॉलेज को मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ कंटेक्स्ट के अंदर फिर टेस्ट भी करते हैं। किसी भी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर जाके फिर हम वेरीफाई भी करते हैं, उनको टेस्ट भी करते हैं, उसको रेप्लिकेट भी करते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मेडिकल में हो रहा है। एमबीबीएस वालों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी प्रॉब्लम बेस पे बेस करती है, और उनका एग्जामिनेशन भी टोटली प्रॉब्लम बेस पर बेस करता है। उनको डिफरेंट सिचुएशन और सिनारियो जो है वो दी जाती हैं, और उन्हीं सिचुएशन और सिनारियो को सामने रखते हुए फिर उस सिचुएशन और सिनारियो का वो हल लेकर आते हैं। सो ये रेप्लिकेशन ऑफ द नॉलेज है कि जो मेडिकल के अंदर, मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो तालीम दी जा रही थी, उसी तालीम को हम फिर लेकर आते हैं दूसरी जनरल एजुकेशन के अंदर, और वहां पे भी फिर हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसी को ही अप्लाई करते हैं और उसी के मुताबिक फिर पढ़ाते हैं। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ नॉलेज जो है ये हमें रिसर्च जो है देती है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हकायक तक हम नहीं पहुँचे, जिनकी सच्चाई हमारे सामने उस तरह से नहीं आई। अब इस सच्चाई तक पहुँचने के लिए, इस सच्चाई की तलाश के लिए कि इनरोलमेंट की क्या सूरत हाल है, बच्चों ने जो नॉलेज उनको दिया गया उसकी रिटेंशन का क्या मेयार है, रिटेंशन कहाँ तक पहुंची, रिटेंशन मीन कि वो किसी भी कंटेंट को कितनी देर तक रिटेन कर पाए, ड्रॉप आउट का क्या सूरत हाल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या सूरत हाल है। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें रिसर्च के ज़रिए से इनके बारे में पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से निज़ाम तालीम बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा। उसमें क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, उसमें करिकुलम है, उसमें मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें असेसमेंट है, उसमें
फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो हमें कैसे पता चलती हैं, डेट इज़ थ्रू रिसर्च। फिर नए इल्म तक हम पहुँचते हैं, नए इल्म की बुनियाद हम रखते हैं मेथडोलॉजी और पेडागोजी के ऊपर। हमारे सामने था पेडागोजी का, मैंने भी आपके सामने जिक्र किया कि कभी मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेडिकल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता था, तो मेडिकल एजुकेशन में से प्रॉब्लम सॉल्विंग को निकाल के तो हम जनरल एजुकेशन में ले आए। सो पेडागोजी जो है इन जनरल एजुकेशन, इसको हमने कैसे अडॉप्ट किया, डेट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च करते रहे, हमने रिसर्च की तो हमने कहा कि वही जो मेथड ऑफ टीचिंग है विच इज बीइंग यूज्ड इन मेडिकल एजुकेशन कैन बी अडॉप्टेड इन जनरल एजुकेशन आल्सो। सो नया इल्म हमारे पास आ गया, नया इल्म हमने डेवलप कर लिया कि जिसको सामने रखते हुए हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग को हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो कभी बड़े स्पेसिफिक एरिया के अंदर मेथड ऑफ टीचिंग इस्तेमाल हो रहे थे वो जनरल एजुकेशन में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। और फिर बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जिनका तल्लुक क्लासरूम के साथ है, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल है जिनका तल्लुक अदारे के साथ है, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल है जिनका तल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल है जिनका तल्लुक पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसीज़ के साथ है। इन तमाम मसाइल का हल जो है वो हमें रिसर्च के ज़रिए से मिलेगा। और रिसर्च के कैसे सारा लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्लासरूम के कौन से मसाइल हैं और क्लासरूम के मसाइल को हल करने के लिए हमें कौन सा तरीका अख्तियार करना है, इंस्टीट्यूशन के कौन से मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के कौन से मसाइल हैं, पॉलिसी लेवल्स के कौन से मसाइल हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बनते हैं, और उन नताइज को सामने रखते हुए फिर हम प्रॉपर रिकमेंडेशंस देते हुए उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर रिसर्च ही नहीं करेंगे तो हम मसाइल के हल तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो उनके लिए हम कोई भी प्रॉपर रिकमेंडेशन भी नहीं दे पाते। इसकी जब करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो टकमैन ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बयान की रिसर्च की। जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि ये सिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में होती है। मैंने जैसे पहले बात की कि मुनज़्ज़म और मरबूत जुस्तजू का नाम है। सर जब भी होगी तो वो स्टेप बाय स्टेप हो रही होगी, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो रही होगी। सो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वो मुनज़्ज़म अंदाज में होती है। जब भी हम बात करते हैं रिसर्च की तो बड़े मंतकी अंदाज में, मंतक और रिसर्च के पीछे कोई ना कोई मंतक इन्वॉल्व होगी। सो रिसर्च जब भी की जाती है ये बड़ी लॉजिकली और मंतकी अंदाज में हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सो रिसर्च जो है वो बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में होती है, सो एज टू कि आपने उसको लॉजिकल अंदाज में करना है, लॉजिकल तरीके से करना है। लॉजिकल तरीका क्या होगा कि जिसके ज़रिए से हम फॉर्मली किसी भी चीज़ को ट्रू और वैलिड साबित करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को रीजनिंग के ज़रिए से हम उसको ऑर्डरली लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। फिर जो थर्ड वन इज कि इसके अंदर जो एम्पिरिकल जो एविडेंसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं। एम्पिरिकल एविडेंसेस कौन से होंगे, एम्पिरिकल तजर्बाती अंदाज में जब हम करते हैं। और तजर्बाती अंदाज में सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला जो सोर्स है डाटा इकट्ठा करते हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। एम्पिरिकल का मतलब है कि रिसर्च हमेशा अमली होती है, रिसर्च हमेशा प्रैक्टिकल नेचर की होती है। रिसर्च हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज को इस्तेमाल करती है जिनके ज़रिए से वो डाटा इकट्ठा करती है, लाइक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, लाइक फैक्चुअल डाटा को उठाती है, ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्तेमाल करती है। प्रैग्मेटिक अंदाज में हम रिसर्च को आगे लेकर जाते हैं। जब प्रैग्मेटिक की बात होगी तो रिसर्च अगेन बाय डूइंग हो रही होगी। सो अमली तौर पर रिसर्च जो है चाह रही होगी, तजर्बाती तौर पर जो रिसर्च है वो चाह रही होगी। देन फोर्थ वन इज रिसर्च रिडक्टिव है। रिडक्टिव क्या है, जब भी हम रिसर्च को करते हैं तो रिसर्च की जो एक करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सामने आती है कि इसके जरिए से हम किसी भी चीज पर बड़े सिंपल अंदाज में पहुंचते हैं। हम किसी भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो थ्रू रिसर्च पॉसिबल है। सो रिसर्च इज ऑलवेज रिडक्टिव कि आप किसी भी चीज को बड़े सिंपल अंदाज में प्रेजेंट करते हो, आप किसी भी चीज को
बड़ा सिंपल अंदाज में लेकर आते हो। सो हम इसको ये कह सकते हैं कि स्पेशली द वे यू आर गोइंग टू हैव योर रिसर्च, तो वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हैविंग रिसर्च इज वेरी सिंपल। जब आप तहकीक कर रहे होते हो तो तहकीक का जो प्रोसेस है, तहकीक का पूरा जो अमल है वो बड़ा सिंपल अंदाज में होता है, और सिंपल अंदाज में होते हुए हम किसी भी चीज को बड़ा सिंपल अंदाज से फिर पेश भी करते हैं। तो रिडक्टिव का जो ओरिजिन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो एक तरह से है वो स्मार्ट से है। रिसर्च इज रिडक्टिव, यू कैन से दैट रिसर्च इज स्मार्ट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं स्मार्ट होते हैं, उसी तरह से रिसर्च जो है वो रिडक्टिव है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो हमें स्मार्ट से मिलेगी। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक होती है, मेजरेबल होती है, अटेनेबल होती है, रेलेवेंट होती है और टाइम बाउंड होती है। रिसर्च आप करने जा रहे हो तो आपने किसी नतीजे पर भी तो पहुंचना है। इसी तरह से रिसर्च जो है रेप्लिकेबल होती है, रिसर्च जो है वो काबिल नकल होती है और ट्रांसमिटेबल होती है। सो रिसर्च जो है हम इसको दोबारा से कर सकते हैं, और मोस्टली रिसर्च के एंड पर भी लिखा होता है कि हम किसी और रिसर्चर को इजाज़त देते हैं कि वो इसी के जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई कर ले, सो दैट रिसर्च में बी कंडक्टेड अगेन इन एनी अदर एरिया और एनी अदर कॉन्टेक्स्ट। सो ये हमेशा से रेप्लिकेबल है, जिसकी नकल हो सकती है, जो काबिल नकल होती है और दोबारा से हो सकती है। सो ये रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपके सामने बयान की। अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी और नासर हो।